जय इस्लामिकुम। आज की वीडियो हम तीन टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के ऊपर डिस्कशन होगी। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के ऊपर एफबीआर ने एक डिटेल डॉक्यूमेंट इशू किया था जिसमें कहा गया था कि बिजनेसेस को इंटीग्रेट करने की जरूरत है, और उस पे जो सबसे लास्ट डेडलाइन थी वो December 31, 2025 थी। अब वो पास हो चुकी है। हम देखते हैं कि एफबीआर का आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा। क्या जो बिजनेसेस ने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया उनके अगेंस्ट कोई पेनल्टी चार्ज की जाएगी, या जो भी एफबीआर करेगा वो हम डिस्कस करते हैं। सेकंड पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, एफबीआर ने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है, एक प्रेस रिलीज इशू की है जिसमें उसने क्लैरिफिकेशन दी है रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स ऑडिट। क्योंकि एक र्यूमर चल रहे हैं कि एफबीआर एक्सपोर्टर्स के ऊपर अनजस्टिफाइड टैक्स लगाने की प्लानिंग कर रहा है। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एटीएल रूल्स के ऊपर एफबीआर ने कुछ चेंज इंट्रोड्यूस करवाया है, उसमें कौन सा एसआरओ है और उसमें क्या चेंज इंट्रोड्यूस करवाएगी वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग से रिलेटेड एफबीआर डॉक्यूमेंट जो इशू किया था वो आपको स्क्रीन के सामने है। 24 सितंबर 2025 को इशू किया गया था एसआरओ नंबर 1852, जिसमें एक टेबल बनाया गया था और बिजनेसेस के जो टर्नओवर है उसकी स्लैब वाइज बताया गया था कि अगर कोई बिजनेस पब्लिक कंपनी है तो उसके लिए डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15 अक्टूबर है, 25 अक्टूबर तक टेस्टिंग करनी है और 1 नवंबर तक गो लाइव करना है अपने सिस्टम को इन्वॉइसिंग के लिए। इसी तरह सबसे लास्ट में अगर आप जाके देखें तो जो सबसे लास्ट कैटेगरी में बिजनेस फॉल कर रहे हैं, जो लो अर्निंग टर्नओवर है या जो ऊपर किसी कैटेगरी में फॉल नहीं करते, उनके लिए लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025। अब ये डेट तो पास हो गई है। अब इसका मतलब है कि एफबीआर अब आपके अगेंस्ट को एक्शन ले सकता है, क्योंकि अभी तक इस एसआरओ के अगेंस्ट को नया एसआरओ इशू नहीं किया गया कि जिसमें कहा गया हो कि 31 दिसंबर की डेडलाइन को हम फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि अभी जो डेडलाइन थी वो पास हो गई है, और आपने अगर अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं किया होगा तो आपके अगेंस्ट एफबीआर कोई एक्शन ले सकता है। और वो क्या एक्शन ले सकता है वो हम देख लेते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का ये एक आपके सामने मैंने एक स्क्रीन ओपन की हुई है। इसमें पेनल्टीज का जो एक टेबल बनाया गया है उसके अंदर अ पर्सन रिक्वायर्ड टू इंटीग्रेट हिज बिजनेस एज स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 23 who fails to get himself registered under the act, and if registered fails to integrate in the manner as required under the law and rules made thereunder, or fail to issue electronic invoices after integration। जो आपका पेनल्टी का जो पॉइंट है ये लास्ट में है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते, इंटीग्रेट नहीं करवाते, तो फिर आपके अगेंस्ट क्या पेनल्टी चार्ज होगी। सबसे पहले, सच पर्सन शैल बी लायबल टू पे पेनल्टी ऑफ 500,000 रुपीज फॉर फर्स्ट डिफॉल्ट। एफबीआर का कोई बंदा इंस्पेक्टर या एफबीआर का कोई नोटिस आता है जिसके अंदर वो आपको बताता है कि आपने अपने सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं किया, तो वो आपके अगेंस्ट कुछ शो का इशू करते हैं। अगर आप उस पर कोई जवाब नहीं देते और इंटीग्रेट नहीं करवाते तो फिर पहली पेनल्टी आपके अगेंस्ट 5 लाख रुपए की चार्ज होगी, जो आपके जो बैंक अकाउंट है उससे रिकवर की जा सकती है, या डायरेक्टली आपके अगेंस्ट ऑर्डर भी इशू किया जा सकता है कि आप उसको पेमेंट करें। सेकंड डिफॉल्ट, अगर आपका जो फर्स्ट डिफॉल्ट पे तो 5 लाख आपको चार्ज हो गया, अगर आपने फिर भी अपनी इंटीग्रेशन नहीं कंप्लीट की बिजनेस की तो फिर पेनल्टी ऑफ 1 मिलियन रुपीज फॉर सेकंड डिफॉल्ट आफ्टर 15 डेज ऑफ ऑर्डर फॉर फर्स्ट डिफॉल्ट। अगले 15 दिन बाद एफबीआई दोबारा चेक करवाएगा, अगर नहीं किया होगा तो फिर 10 लाख का फाइन होगा। अगर आपने सेकंड डिफॉल्ट के बाद भी इंटीग्रेशन नहीं करवाई तो पेनल्टी ऑफ 2 मिलियन रुपीज फॉर थर्ड डिफॉल्ट आफ्टर 15 डेज ऑफ ऑर्डर फॉर सेकंड डिफॉल्ट। अगले फिर 15 दिन बाद एफबीआई चेक करवाएगा, अगर नहीं किया होगा तो फिर 20 लाख रुपए का मजीद फाइन किया जाएगा। पेनल्टी ऑफ 3 मिलियन रुपीज फॉर फोर्थ डिफॉल्ट आफ्टर 15 डेज ऑफ ऑर्डर फॉर थर्ड डिफॉल्ट। और लास्ट जो ऑर्डर इशू किया जाएगा एफबीआर का फॉर पेनल्टी दैट विल बी फॉर 3 मिलियन रुपीज, वो इशू होगा कि अगर आपने जो इंटीग्रेशन है वो नहीं करवाई और थर्ड विजिट के बाद भी एफबीआई को पता चला कि आप डिफॉल्ट पे ही हैं। अच्छा, अब फोर्थ जो पेनल्टी है उसके बाद क्या होगा। नॉट स्टैंडिंग अबव द बिजनेस प्रेमिसेस ऑफ सच पर्सन शैल बी लायबल टू बी सील्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। अब आपका बिजनेस वो सील कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट इफ द रिटेलर इंटीग्रेट्स his business with the board's computerized system before imposition of penalty for second default, penalty for first default shall be waived by the कमिश्नर। अगर आपको पहली पेनल्टी चार्ज की गई 5 लाख रुपए की और आपने सेकंड डिफॉल्ट जो आपको 10 लाख रुपए का होना था उससे पहले पहले आपने इंटीग्रेशन करवा ली, तो फिर एफबीआर कह रहा है कि जो 5 लाख रुपए आपसे लिए थे नहीं मैं आपको वापस कर दूंगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि सेकंड डिफॉल्ट का और इशू होने से पहले पहले आप इंटीग्रेशन करवा चुके हों। तो ये पेनल्टीज हैं जो कि एफबीआर अब आपके अगेंस्ट चार्ज कर सकता है, और इस पे रिसेंटली बिजनेस रिकॉर्डर में आर्टिकल भी इशू किया गया। इसमें एफबीआर क्लियरली बता रहा है कि अब मैं क्रैकडाउन स्टार्ट करूंगा उन लोगों के अगेंस्ट जो एफबीआर में इंटीग्रेशन नहीं करवा रहे। सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स ऑडिट, उसके ऊपर एफबीआर ने क्लैरिफिकेशन इशू किया है, वो हम देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन क्या उसमें एफबीआर कह रहा है। क्लैरिफिकेशन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग स्क्रूटनी ऑफ एक्सपोर्टर्स इनकम टैक्स
रिटर्न्स। इसको पढ़ने से पहले हम एक ब्रीफ सा एक आइडिया ले लेते हैं कि इसमें एफबीआर, इसका बैकग्राउंड क्या है और एफबीआर अब क्या कह रहा है। बेसिकली फाइनेंस एक्ट 2024 में एक चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया था लॉ के अंदर रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स। उसमें कहा गया था कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी जो टैक्सेशन है उसकी रिजीम चेंज कर दी गई थी। जो पुरानी रिजीम थी जिसमें एक्सपोर्टर्स चार्ज होते थे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे, दैट वाज फाइनल टैक्स रिजीम। उसके अंदर दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एडिशनल टैक्स एक्सेप्ट द एक्सपोर्ट टैक्स, जो कि उनको एक्सपोर्ट के टाइम पे करना पड़ता था। अब इस रिजीम को चेंज कर दिएगा फाइनल से मिनिमम के ऊपर। मतलब जो वो टैक्स एक्सपोर्ट पॉइंट पे कर रहे हैं, बैंक उनका विथहोल्ड करता है एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, वो मिनिमम टैक्स बन गया। रिटर्न फाइल करते वक्त आपका जो लायबिलिटी है वो कैलकुलेट होगी और बाकी जो बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कि आपके जो टोटल इनकम थी उस पे जो टैक्स बना दैट वाज अराउंड 5 मिलियन रुपीज। ठीक है, और आपने मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर जो आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग करवाई उसके अंदर आपका जो टैक्स 1% के हिसाब से, इसको बाद में बढ़ा के फर्दर 1% ऐड कर दिया गया था। उसमें फॉर एग्जांपल वो हो गया जी 4 मिलियन रुपीज। कि आपने 40 लाख रुपया पे कर दिया एक्सपोर्टर्स के हवाले से, लेकिन जो आपका 4 मिलियन रुपीज है दैट वाज नॉट फाइनल टैक्स, ये मिनिमम टैक्स था कि आपको मिनिमम इतना पे करना है। इसके अलावा जो आपकी नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर अगर आप देखें तो रिटर्न फाइल होती है, उसमें क्या टैक्स निकलता है, अगर वो 50 लाख निकल रहा है, से ज़्यादा निकल रहा है तो फिर एडिशनल 10 लाख रुपया आप रिटर्न के साथ फाइल करेंगे। ये लॉ में चेंज इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अब एफबीआर ये कह रहा है कि मैंने अपने जो इंस्पेक्टर्स हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको ये डायरेक्शन इशू की है कि क्योंकि ये वाला जो चेंज 2024 में लगाया गया था इसकी इंप्लीमेंटेशन होनी थी 2025 की रिटर्न्स के अंदर, जो कि अब रिसेंटली जो है वो कंप्लीट हो गई कंपनीज के लिए 31 दिसंबर के ऊपर। तो एफबीआर अब चेक करवा रहा है कि किन एक्सपोर्टर्स ने इस चेंज को अपने रिटर्न में दिखाया है और कौन से ऐसे एक्सपोर्टर हैं जो कि पुरानी रजीम के ऊपर ही चल रहे हैं। तो इसके लिए मुझे अपने टीम को कह के ऑडिट करवाना है, जिसको डेस्क ऑडिट कह रहा है, और अगर जरूरत पड़ी तो वो नोटिस भी इशू करेगा। लेकिन एफबीआर के ये रिमार्क्स हैं कि कोई ऐसा अनजस्टिफाइड टैक्स नहीं लगाया जा रहा जिसके ऊपर र्यूमर्स हैं कि हम कोई अनजस्टिफाइड टैक्स लगाने जा रहे हैं ऑडिटर्स एक्सपोर्टर्स के ऊपर। तो ये बिल्कुल एक र्यूमर है। हम अपने जो लॉ में चेंज था उसको सिर्फ चेक करवा रहे हैं और ये एफबीआर की एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है कि वो जितने भी लॉज की कंप्लाइंस है उसको मेक श्योर करे। सेम यही बात उसने यहाँ पे क्लैरिफिकेशन में की है, जिसको हम एक दफा थोड़ा सा ब्रीफ करके स्टडी भी कर लेते हैं। इट हैज कम टू द नोटिस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू दैट अ लेटर attributed to एफबीआर इज बीइंग circulated in social media creating an impression that exporters income tax returns shall be scrutinized with the intent to impose unjust taxation. This impression is incorrect and not based on factual ग्राउंड। तो सबसे पहले इसको डिनाई कर दी, उसके बाद वो वही फाइनेंस एक्ट 2024 का रेफरेंस दे रहा है। इसमें फाइनल टैक्स रिजीम से मिनिमम टैक्स रिजीम में आप शिफ्ट हो रहे थे और इसका जो इम्पैक्ट है वो 2025 के रिटर्न्स में आना था। अब इन चीज़ों को चेक करने के लिए एफबीआर ने अपने फील्ड फॉर्मेशन या जो उसके जो नीचे इंस्पेक्टर्स हैं या जो स्क्रूटनी करते हैं उनको डायरेक्शन इशू की कि वो चेक करें कि डेस्क ऑडिट जिसका वो कह रहा है कि वो परफॉर्म करें और इंश्योर करें कि लॉ से कंप्लाइंस की जा रही थी। तो एफबीआर जो है अपने राइट्स को या अपनी ड्यूटीज के मुताबिक ही काम कर रहा है, बट ये जो एक इम्प्रेशन दिया गया है कि उसमें अनजस्टिफाइड टैक्स लगाया जाएगा वो बिल्कुल बेसलेस है। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग जो एटीएल रूल्स में चेंज इंट्रोड्यूस करवाया है एफबीआर ने, उसमें देखते हैं क्या चेंज आया है। एटीएल से रिलेटेड एफबीआर ने ये नया एसआरओ इशू किया है 8 जनवरी 2026 को। इसमें एसआरओ नंबर 17 है और जो प्रीवियस एसआरओ था एसआरओ नंबर 24323, इसका रेफरेंस दिया गया। इस एसआरओ में एफबीआर ने ड्राफ्ट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी और कहा था कि हम 7 डेज के अंदर इसको पब्लिश करेंगे, लेकिन वो 7 डेज जो है वो अब एक महीने तकरीबन ऊपर होने वाला था। तो एफबीआर को याद आया कि मैंने ये डॉक्यूमेंट इशू किया हुआ है, उसके ऊपर मुझे फाइनल अपने रिमार्क्स देने चाहिए। अब एफबीआर ने रूल 81B है ऑफ इनकम टैक्स रूल्स जो गवर्न करता है द टैक्सेशन या जो भी कंप्लायंस प्रोसीजर है फॉर एटीएल लॉ। इसमें कहा गया है कि जो लोग एजे के या फिर गिलगित बल्तिस्तान से रिलेट करते हैं और वहाँ के टैक्सेशन में वो फाइलर हैं और उनका नाम एटीएल में आ रहा है, जो कि एजेके की एक एटीएल लिस्ट या गिलगित बल्तिस्तान की एटीएल लिस्ट जो निकलती है। तो अब लॉ में ये चेंज आया है कि अगर वो वहाँ पे एटीएल में उनका नाम आ रहा है तो पाकिस्तान की जो एटीएल है एज पर द रूल 81B उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली हम उनका नाम एटीएल लिस्ट में डाल देंगे, मतलब वो पाकिस्तान के अंदर भी फाइलर बन जाएंगे ऑटोमेटिकली अगर वो ये स्टेटस रखते हैं। लेकिन इसकी
कुछ तीन कंडीशंस हैं या कुछ तीन क्राइटेरिया हैं जो कि कमिश्नर की जिम्मेदारी लगाई है एफबीआर ने कि वो उसको चेक करेगा। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो आईडी कार्ड या जो एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशू किया गया है उस पे टेम्परेरी एड्रेस आ रहा होता है और एक आ रहा होता है परमानेंट एड्रेस। अगर टेम्परेरी या परमानेंट एड्रेस में से कोई एक भी एड्रेस एजे के या गिलगित बल्तिस्तान से रिलेट करता है तो एफबीआर आपका नाम ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की एटीएल में भी शामिल कर देगा। उसमें कोई फर्दर वेरिफिकेशन आपसे रिक्वायर्ड नहीं होगी। बस आपको यहाँ पे अपनी रिटर्न फाइल करनी है और एटीएल में नाम लेके आना। सेकंड क्राइटेरिया में एफबीआई चेक करेगा कि अगर आपका टेम्परेरी और परमानेंट एड्रेस दोनों पाकिस्तान के अंदर हैं, मतलब आपके सीएनआईसी के ऊपर पाकिस्तान का एड्रेस लिखा हुआ है, तो फिर उस केस में एफबीआई कमिश्नर को दो टास्क दिए गए हैं। सबसे पहले एफबीआई कमिश्नर चेक करेगा कि आपका पाकिस्तान में कोई इनकम सोर्स तो नहीं है, मतलब आपकी नॉन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए इनकम सोर्स की पाकिस्तान के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपकी एम्प्लॉयमेंट है या फिर आपका कोई बिजनेस है अगर पाकिस्तान में, तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देगा। अदरवाइज वो ये चेक करेगा कि एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, नॉन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, तो आपको वो अलाउ करेगा कि आपका नाम पाकिस्तान की एटीएल में आ जाए अगर आप एजे के या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर फाइलर हैं। इसके अलावा सेकंड टास्क जो कमिश्नर को दिया गया है चेक करने के लिए वो ये है, यहाँ पे तो उसने नॉन एग्जिस्टेंस चेक कर ली कि पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है। दूसरा उसने चेक करना है कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एजे के या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर बिजनेस, और आपने रिटर्न फाइल की हुई है तो फिर आपका नाम पाकिस्तान की एटीएल में भी शामिल कर दिया जाएगा। थर्ड क्राइटेरिया में एफबीआर ने ये कहा है कि अगर कमिश्नर जो है वो एटीएल पाकिस्तान की एटीएल में किसी बंदे का नाम डालता है ड्यू टू अबव टू रीजंस, लेकिन बाद में उसको आइडिया होता है ड्यू टू सम रीजन कि उसको पाकिस्तान की भी रिटर्न फाइल करनी चाहिए अंडर सेक्शन 114, क्योंकि उसके पास कोई ऐसी जस्टिफिकेशन होगी, आइदर कि उसको कोई सोर्स ऑफ इनकम पता चला होगा या कोई उसके एसेट्स की डिटेल ऐसी होगी जिसका जो ताल्लुक है, जो सोर्स है वो पाकिस्तान इनकम के थ्रू निकलता है, तो फिर वो उस बंदे को नोटिस इशू करेगा कि आपने सेक्शन 114 की रिटर्न फाइल करनी है। अगर वो बंदा उस नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं देता और नॉन कंप्लायंस करता है तो फिर एफबीआर कमिश्नर को राइट दे रहा है कि वो ऐसे बंदे का नाम पाकिस्तान की एटीएल से रिमूव कर दे जब तक कि वो अपनी रिटर्न फाइल ना करे, क्योंकि उसको ऊपर एजे के और गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस की वजह से एक बेनिफिट दिया गया था। वो बेनिफिट कमिश्नर वापस ले सकता है अगर आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे ऑन नोटिस ऑफ कमिश्नर। इससे रिलेटेड जो एसआरओ है ये आपके स्क्रीन के सामने है। ये मैं जितने भी एसआरओ हमने आज डिस्कस किए हैं इन सब के लिंक्स मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक दफ़ा खुद से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको रिप्लाई करूंगा और आपके जो क्यूरीज हैं उनको सॉल्व करूंगा। तो ये कंप्लीट वीडियो थी रिगार्डिंग रीसेंट अपडेट्स इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स लॉस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को डिस्कशन होगा।